यहाँ पे जातीय समीकरण लाम बंद होकर वोटिंग किया या फिर मोदी फैक्टर यहाँ पे काम किया? ये दो सवाल है। और एक सवाल मेरा और है, जैसा कि आपने कहा कि 2019 तक विकास हुआ, तो क्या विकास होने के बाद भी यहाँ कैसे हार गई भाजपा चुनाव? एक सवाल है आपसे कि आपको पता होगा कि अभी अभी मुख्तार अंसारी की जेल में किसी कारण डेथ हो गई, तो क्या यहाँ की जनता उस प्रकरण को याद करके मत करेगी या नहीं करेगी? खाली कवर कर रहा हूँ, कड़ी धूप हो, लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए लोग आ रहे हैं कि वो कौन सा एक्स फैक्टर होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि उस हिसाब से अगर ये देखें कि इनकी जीत सुनिश्चित हो सके। खेला है पूरे इस चुनाव में आप देख लेंगे, कोई भाषण ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि आपके बेटे को मार दिया गया, आपके भाई को मार दिया गया, ऐसा कहीं भी भाषण नहीं देखेंगे तो इसको हम सीरियस नकार सकते हैं कि जी सिंपैथी में कोई वोट नहीं पड़ा है। देखिए, गाजीपुर को समझने के लिए आपको सबसे पहले गाजीपुर की सीट से पहले गाजीपुर की जातीय समीकरण समझनी पड़ेगी। 2019 की वो सीट लगा कि प्रत्याशी को तो लेके ठीक है, प्रत्याशी है ही ईवीएम पे, लेकिन नरेंद्र मोदी का फैक्टर है कि गाजीपुर उनके लिए थोड़ा सा डगमग हो रहा है। नमस्कार, जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि आम चुनाव 1952 से शुरू हुआ ये आम चुनाव अनावरत आज तक चलता आ रहा है और आज यानी 1 जून को देश के 7वें चरण का मतदान कंप्लीट हो चुका है और 543 लोकसभा सीट का जो परिणाम है वो ईवीएम में कैद हो गया। आज हम एक ऐसी लोकसभा सीट की बात करेंगे जहां ये कह पाना मुश्किल होगा कि जीत किसकी होगी, लेकिन हमारे साथ हैं यहाँ कई दिनों से कवर करने और सूक्ष्म रूप से कवर करने वाले पत्रकार। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले इनके बारे में कुछ बता दें कि ये वही जर्नलिस्ट हैं जो राम मंदिर को पूरी कवरेज देने वाले, आप सब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म जो खबर है आप तक पहुंचाने वाले, चुरू में जो घटना हुई थी उस घटना को उजागर करने वाले, नुहू में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को उजागर करने वाले। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि गाजीपुर में आपने काफ़ी दिन बिताया, क्या लग रहा है आपको यहाँ की लोकसभा सीट का? देखिए, गाजीपुर को समझने के लिए आपको सबसे पहले गाजीपुर की सीट से पहले गाजीपुर की जातीय समीकरण समझनी पड़ेगी। 2019 की वो सीट, जब आप 2019 में यहाँ आते और देखते गाजीपुर को, अगर पहले से आपने कभी देखा नहीं है तो देखते आप, चूँकि हम लोग यहाँ से, चूँकि यहीं का रहने वाला हूँ मैं, और यहाँ की समीकरण, जातीय समीकरण और यहाँ की चीज़ें मैं देख रहा हूँ। कभी विकास के नाम पे बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे कभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी, यहाँ से कई ट्रेनें चली, डबल लाइन होगा, यहाँ से 4 लेन सड़कें, 6 लेन सड़कें बनेंगी। विकास हुआ 2019। उसके बावजूद अगर मनोज सिन्हा यहाँ से चुनाव हार जाते हैं, पूरे देश में इस सीट को लेकर चर्चा थी मनोज सिन्हा के हारने के बाद से कि गाजीपुर के लोगों ने आखिर में क्यों मनोज सिन्हा को हरा दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस सीट की, तो 2024 की जो परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो चेहरा भी नया था, लोग भी नए थे, और जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए चुनाव भी नया था, उन्होंने कभी चुनाव लड़ा नहीं था। तो जितने दिन मैंने यहाँ कवर किया और पहले के दिनों में, पहले यहाँ मैं रह रहा हूँ एक आम नागरिक के रूप में, और जब मैं 10 दिन कवर कर रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में, मुझे जो चीज़ लगा कि प्रत्याशी को तो लेके ठीक है, प्रत्याशी है ही ईवीएम पे, लेकिन नरेंद्र मोदी का फैक्टर है। आप पूरे 543 सीटों पे बात करें तो उस 543 सीट में गाजीपुर भी आती है, और उसी गाजीपुर में नरेंद्र मोदी की भी जो अंडर करेंट जिसको आप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राशन वाली बात और तमाम सारी चीज़ें, जिस पर हम छोटी बातें कर सकते हैं। तो आपने जो पहले मुझसे पूछा कि क्या स्थिति है, तो अभी तो सारी ईवीएम कैद हो चुकी है, सबकी किस्मत 4 तारीख को खुलेगी, लेकिन लड़ाई में है भारतीय जनता पार्टी है, और कुछ कहा नहीं जा सकता। 19
ठीक है, इतिहास बदल ठीक है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे जातीय समीकरण लामबंद होके वोटिंग किया या फिर मोदी फैक्टर यहाँ पे काम किया? दो सवाल है। और एक सवाल मेरा और है, जैसा कि आपने कहा कि 2019 तक विकास हुआ, तो क्या विकास होने के बाद भी यहाँ कैसे हार गई भाजपा चुनाव? मैंने पहले आपको ये कोट किया था जाति समीकरण की बात। आपने अभी पूछा कि जाति समीकरण किस तरीके से यहाँ पे वोट किया अगर देखा जाए तो आप अगर जातियों को अलग अलग उसमें बांटे तो एग्जैक्ट मुझे आकलन नहीं मैं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि कितने जाति कौन यहाँ कितने परसेंटेज में है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप अभी की परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर सपा की बात करें अफजाल अंसारी और बसपा की बात करें डॉक्टर उमेश सिंह और भाजपा की अगर पारसनाथ राय की अगर बात करें तो एक तरीके से अगर आपकी मैं बात करूं तो उमेश सिंह छत्री वोट को काटने में साधने में कितने सफल हुए तो 4 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो उन्होंने काटा है। ठीक है, छत्री वोट कुछ न कुछ बसपा पे गया है। MY समीकरण जो है वो तो आप तय रखिए कि सपा को वो जाएगा ही जाएगा। यहाँ जैसे जंगीपुर विधानसभा की बात करें आप, सैदपुर विधानसभा की बात करें आप, तो ये 2 विधानसभाएं जो है भाजपा के लिए शुरू से ही इफेक्टिव रही हैं और वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस भाजपा को नहीं मिला है। तो और बाकी जो जाति अगर आप देखें, राजभर हो गया, बिंद हो गया, कुशवाहा हो गया, मौर्य हो गया, ब्राह्मण हो गया और बाकी जो जितनी जातियाँ हैं उसमें भी पुरुष जाति थोड़ी सी इधर हो सकती है बाकी वोटरों के, लेकिन महिला जो वोटर है वो भाजपा की तरफ। जैसा कि एक सवाल है आपसे कि आपको पता होगा कि अभी अभी मुख्तार अंसारी की जेल में किसी कारण डेथ हो गई है, तो क्या यहाँ की जनता उस प्रकरण को याद करके मत करेगी या नहीं करेगी? मैं जब घूम रहा था इस कंस्टिट्यूंसी में कवर कर रहा था तो मैंने कई जगह प्रश्न पूछा। देखिए 2 चीज़ें, मुख्तार अंसारी को जहाँ फ़ायदा होना है वो चीज़ें बलिया में चली गई है। गाजीपुर में 7 विधानसभा है जिसमें से मुख्तार अंसारी का जो गृह क्षेत्र है मोहम्मदाबाद, वो बलिया की कंस्टिट्यूंसी में चली गई है। तो करंट जो है वो मोहम्मदाबाद में दिखेगा आपको। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि गाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी का जो परिप्रेक्ष्य है, मुस्लिम और यादव हिंदू भी हैं, लेकिन अब वो डर से हैं या किसी कारणवश हैं, ज़्यादातर डर की वजह से चीज़ें होती थी। मरने के बाद कितना इफेक्टिव वो डाल रहे हैं वो तो समझ लीजिए वो तो 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन मैंने जो प्रश्न आपने जो कहा कि क्या सिंपैथी में जिस तरीके से आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं लगा कि मुख्तार अंसारी की सिंपैथी में वोट डाले जा रहे हैं, क्योंकि ना ही अफजाल फैमिली ने ऐसा कोई कार्ड खेला है। पूरे इस चुनाव में आप देख लेंगे कोई भाषण ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि आपके बेटे को मार दिया गया, आपके भाई को मार दिया गया, ऐसा कहीं भी भाषण नहीं देखेंगे। तो इसको हम सिरे से नकार सकते हैं कि जी सिंपैथी में कोई वोट नहीं पड़ा है। अंसारी के रहने के जब वो थे तब क्या स्थिति थी चुनाव की और आज नहीं है तो क्या स्थिति है चुनाव की, वो तो अफजाल फैमिली अच्छे से जानती है। क्योंकि आप अफजाल अंसारी की अगर चीज़ें भी उठा के देखें उनके भाषणों को, चूँकि हमारा काम है एनालिसिस करना, 2019 में जो करंट था उनके भाषणों में और अब की अगर आप भाषण उठा के देख लें तो वो करंट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अफजाल फैमिली या सपा को भी ये लग रहा है कि गाजीपुर उनके लिए थोड़ा सा डगमग हो रहा है। तो इस बार डर काम नहीं आया उनका, इस बार फिर वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनके पक्ष में कारगर साबित हो सकते हैं? मैंने पहले बता दिया, MY समीकरण जिस समीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम और यादव तो करेंगे ही। अगर समझ लीजिए कुछ % अभी भाजपा की तरफ आए तो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ देखिए, लाभार्थी जो हैं, लाभार्थी नरेंद्र मोदी के सरकार में जिन लोगों को मिल रहा है, तो मुख्तार अंसारी या अफजाल अंसारी या सपा की अगर आप बात करें तो सपा MY समीकरण जो है उससे तो हावी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाकी जो जातियाँ हैं वो आप कोट कर रही हैं, तो अभी हावी तो मुझे कहीं नहीं होता दिख रहा। 2019 की आप बात करेंगे कि मैं भी लोगों से पूछता था तो ये प्रश्न उठाता था कि 2019 में हार गए मनोज सिन्हा विकास के बावजूद। तो मैं आपको बता दूं कि 19 में सपा बसपा दोनों एक साथ आई थी, तो बसपा के वोटर भी जो हैं वो सपा पे चढ़े थे। अभी अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो किसी तरीके से सपा आपको जीतती नहीं दिखेगी। तो मेरा सवाल ये आपसे होगा कि वो कौन सा एक्स फैक्टर होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कि
उस हिसाब से अगर ये देखें कि इनकी जीत सुनिश्चित हो सके? बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया कि लाभार्थी एक जो है वो आपको वोट कर रहा है, महिलाएं वोट कर रही हैं, और सिर्फ गाजीपुर की नहीं पूरे भारत की मैं बात करूं तो लाभार्थी महिला वोट कर रहे हैं भाजपा को, ये तो कंफर्म है। दूसरी चीज़ ये है कि गाजीपुर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद से मैं पार्टी में बात कर ही रहा हूँ, लेकिन उनकी जो रैलियाँ हुई, उनकी जो जनसभाएं हुई, उसको मैंने कवर किया, मुझे करंट दिखा उनके आने के बाद से। तो उन चीज़ों में मुझे लगा कि ओम प्रकाश राजभर की जो है राजभर समाज, फिर यहाँ संगीता बलवंत हैं, बिन समाज से आती हैं, संगीता बलवंत के राज्यसभा में जाने के बाद भी थोड़े से लोग इफेक्टिव हुए, बिन समाज के लोग, और बाकी जो जातियाँ हैं तो कुछ वो हैं कि वो भाजपा को वोट की इस बार किया उन्होंने। और आपके द्वारा जो विश्लेषण किया गया इससे साफ हो रहा है कि गाजीपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप निर्णायक भूमिका में आप किसको देखना चाहते हैं? गाजीपुर भूमिका में कौन जाती होगी आप ये बोलना चाहते हैं ना? ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं सीधे सर, मैंने सीधे बता दिया कि सारी जो आप चीज़ें हैं, मतलब राजभर समाज और बाकी जो समाज है वो सारे आपको वोट कर रहे हैं। निर्णायक भूमिका में क्षत्रिय समाज है। क्षत्रिय समाज इसलिए है कि पिछली बार 2019 में भी अगर आप देखेंगे तो क्षत्रिय समाजों का जो वोट है वो डाइवर्ट हुआ था। इस बार क्षत्रिय समाज का जो वोट है इसलिए भी ज़्यादा निर्णायक भूमिका में है क्योंकि बसपा से जो उठा है वो प्रत्याशी का नाम बोल रहा हूँ, उमेश सिंह। हाँ सॉरी, डॉक्टर उमेश सिंह उठे हुए हैं, और डॉक्टर उमेश सिंह के आने से क्षत्रिय अगर जाति के हिसाब से करेंगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे। लेकिन इससे ये नहीं होता कि भाजपा को उससे नुकसान है, क्योंकि भाजपा का वोट अगर बसपा को जा रहा है तो वोट कटने की ही है, वो तो भाजपा को उसको फायदा है। लेकिन अगर निर्णायक भूमिका में देखा जाए तो क्षत्रिय ही फिलहाल दिख रहा है। अच्छा, आपने पूरे देश में घूमा तो क्या लगता है आपको, नरेंद्र मोदी जी को आप कहाँ देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, मैं कई लोगों ने मुझसे आंकड़े पूछे कि क्या 400 पार हो जाएंगे कि नहीं होता। हम देखिए, आंकड़ा देना मेरा काम नहीं है, और अगर मैं आंकड़ा दूं और उसके तक पार्टियां नहीं पहुंचे तो एक सवाल भी उठता है, प्रश्न भी उठता है। मैंने नरेंद्र मोदी के इस 2024 के चुनाव को कवर किया, कई रैलियां मैंने कवर की और कई रोड शो मैंने कवर किया। सरकार तो बन रही है, ये श्योर है। हाँ, ये तो सभी श्योर है। 400 पार होगा नहीं, ये प्रश्न है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी को लेकर दीवानगी लोगों में है। इस बात से विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जब रोड शो या कोई भी रैली कवर कर रहा हूँ, कड़ी धूप हो, लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए लोग आ रहे हैं इस गर्मी में, आप इस प्रचंड धूप, इस प्रचंड गर्मी में। तो नरेंद्र मोदी को लेकर दीवानगी इस भारत की जनता में है। अब देखना यह है कि वो दीवानगी वोटों में कितनी तब्दील हुई है, और अगर वोटों में तब्दील होती है तो क्या 400 पार हो पाता है कि नहीं। और एक और मैं उत्तर आपको देना चाहूँगा कि आपने देखा नैरेटिव कैसे बन रहा है। लोग अब भाजपा से कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या वो सत्ता में आएगी कि नहीं, लोग ये पूछ रहे हैं कि 400 पार होगा कि नहीं। तो ये जो एक तरीके का स्ट्रैटेजी है प्रधानमंत्री मोदी की, ये भी लोगों को पसंद आई, और 4 तारीख के बाद इसका क्लियरिफिकेशन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। फिर मुलाकात होगी।